अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आज आपके साथ ऑनलाइन मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे ब्रांचेस रिलेटेड टू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, और इसका जो सब टॉपिक है कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और हर ब्रांच के साथ कुछ ना कुछ एग्जांपल्स शामिल हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए थे कि ड्रग डिज़ाइन कैसे होता है, कि एक मेडिसिन को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और पॉलीमर या पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, वो आप बच्चों ने किए होंगे, होप सो। आप आ जाएं, पेज नंबर है 8, और इसका क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था एक मेडिसिनल केमिस्ट्री का था। मेडिसिनल केमिस्ट्री को जो हाउ आर ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर स्पेसिफिक थेराप्यूटिक पर्पसेस, कि किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग को कैसे डिज़ाइन करते हैं। किसी बच्चे ने इसका आंसर लिखा है? हैंड रेज करें। या किसी बच्चे को मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है? ठीक है, जल्दी से। मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग बेसिकली ड्रग को डिज़ाइन किया जाता है और उसका इंटरेक्शन स्टडी किया जाता है विद टारगेट मेटल। टारगेट मेटल क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम या डिजीज़ होती है या एंजाइम डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ वो मेडिसन इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेन है, सर दर्द है, जैसे आप क्लास ले रहे हैं तो इस दौरान आपको सर दर्द हो जाता है तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? पेनाडोल। अब पेनाडोल क्या है? पेन रिलीविंग ड्रग है, एक मेडिसिन है जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? पेन रिलीविंग के तौर पे। तो ड्रग को सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए हमें टारगेट का पता होना चाहिए। टारगेट मीन के आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपको डिज़ीज़ क्या है। जैसे साइंटिस्ट किसी ड्रग को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले वो किस चीज़ को पता करते हैं कि डिज़ीज़ कौन सी है, टारगेट कौन सा है। फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे आप सब बच्चों को पता होगा कि मलेरिया के लिए सबसे पहले जो मेडिसिन डिस्कवर की गई थी, डिज़ाइन की गई थी, उसका नाम पता है आप सबको? क्विनीन, जिसको हम कोनेन कहते हैं। ये कैसे डिस्कवर हुई थी? फ्रॉम सिनकोना बार, जो सिनकोना प्लांट था उसके दरख्त की छाल से डिस्कवर की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था पॉलीमर केमिस्ट्री, व्हाट आर पॉलीमर्स, हाउ डू देयर स्ट्रक्चर अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज़। पॉलीमर हम किसे कहते हैं? कोई बच्चा आंसर करेगा? हैंड रेज करें जिसको पता है। पॉलीमर हम किसे कहते हैं? कोई बच्चा हैंड रेस नहीं कर रहा। ये आप लास्ट लेक्चर शायद नहीं देख रहे हैं जो आपके यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? किसी बच्चे को डेफिनेशन आती है? आप अपने सामने पॉलीमर केमिस्ट्री रखें, बुक सामने रखें, बुक खोलें और पॉलीमर केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें कि पॉलीमर क्या होता है। कि ऐसी केमिस्ट्री जो कि पॉलीमर और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन के साथ डील करती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सारी डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपकी पॉलीमर केमिस्ट्री है जो किसके साथ डील करेगी? पॉलीमर्स और टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमर क्या होता है? किसी बच्चे ने पीवीसी देखा है? प्लास्टिक, प्लास्टिक तो सब बच्चों को पता होगा, सब ने देखा होगा। और पॉलीथीन बैग्स, जो शॉपिंग बैग आप यूज़ करते हो, वो भी सबको पता होगा, सब ने देखा होगा, यूज़ किया होगा। अब पॉलीथीन क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन के अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीथीन बैग एक पॉलीमर है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमर केमिस्ट्री। आज जो मेरा क्वेश्चन है आपके साथ नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, तवज्जो से आप देखेंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जियो केमिस्ट्री, हाउ डू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। अगर आपके पास बुक है तो इस क्वेश्चन को देखें, और अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है तो हैंड रेज भी करें ताकि हम इसका आंसर लिखेंगे, आपको पता चल जाए। ठीक है, जल्दी से।
आपको क्वेश्चन मिल गया है? ठीक है, हैंड रेज करें, क्लास के साथ साथ चलें, ठीक है। हाँ ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियो किसे कहते हैं, किसी को आइडिया है? जियो मीन अर्थ, और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस। क्या हमारी अर्थ के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं? यस और नो, हैंड रेज करोगे तो मुझे आइडिया, यस हो रहे हैं। अब कौन कौन से हो रहे हैं वो हमने डिस्कस करना है कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से हो रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या कोई एलिमेंट पाया जाता है? यस और नो, हैंड रेज करोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको पता है अर्थ के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रिप कभी गया है खेवड़ा में? खेवड़ा माइन आपने देखी है सब बच्चों ने? यस, खेवड़ा जो है वो साल्ट माइन के से मशहूर है, फेमस है। साल्ट क्या होता है, या टेबल साल्ट जो आप घर में यूज़ करते हो, टेबल साल्ट जिसको हम नमक कहते हैं, उसमें दो एलिमेंट शामिल होते हैं, सोडियम और क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? टेबल साल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ये हम कहाँ से हासिल करते हैं? फ्राम अर्थ, फ्राम माउंटेन, पहाड़ों को खोद के, ज़मीन को खोद के हम इससे क्या हासिल कर रहे होते हैं? मिनरल्स हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि कौन से ऐसे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिससे हम ये बता सकें जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। क्या आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जो लार्ज प्लेट्स ऑफ अर्थ होती हैं, जिससे बाज़ात जो ज़लज़ले आते हैं तो ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। यस, हाँ ठीक हो गया। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। जब वो अपनी जगह चेंज करती हैं तो क्या होता है? वो मिनरल्स या जो सब्सटेंसेस होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन और एक जगह से दूसरी जगह कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस ये होगा, इसको हम लिख भी लेते हैं, आप साथ साथ इसको नोट भी करेंगे, ठीक है। एक सेकंड में वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आज आपका इसी तरह आपने साथ चलना है। नेक्स्ट, ऊपर हमारा जो क्वेश्चन होगा, ब्रांच कौन सी है? जियो केमिस्ट्री। अब अगर आप जियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूँगा, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ लार्ज प्लेट्स ऑफ अर्थ हैविंग, ठीक है, हैविंग। इसके पास क्या होता है? ज़मीन के अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स हो सकते हैं एंड केमिकल सब्सटेंसेस results in transformation and concentrated the minerals अंडर अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो लार्ज प्लेट्स होंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? टेक्टोनिक प्लेट्स, उनकी मूवमेंट क्या करती है? इन मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गया? ठीक है, यस और नो? हाथ खड़ा करें ताकि चीज़ें साथ साथ चलती रहें। गुड हो गया। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 है, अब आपने मैग्मा के बारे में सुना है कि किसी रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं, उसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर उसको हम इतनी हीट दें, ज़मीन के अंदर हीट भी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ये रिएक्शन कंडीशंस होती हैं जो केमिस्ट्री में आप सीखते हैं। अगर हम किसी रॉक को इतना ज़्यादा हीट अप करें कि वो क्या हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे?
मैग्मा कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। इसके लिए हम लिखते हैं मोल्टन रॉक्स। मोल्टन रॉक्स, इसको हम क्या नाम देंगे? दिस इज मैग्मा। ठीक है, मोल्टन रॉक्स कूल डाउन। जब ये कूल डाउन होती है तो भी क्या होता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में होगी तो लिक्विड क्या करेगा? मूव करेगा, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ मूव करेगा। तो जब ये कूल डाउन होगा तो जिस जगह ये दोबारा से सॉलिडिफाई होगा वहाँ पे जो मिनरल्स हैं कंसंट्रेट हो जाएंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। मोल्टन रॉक्स कूल डाउन टू नेक्स्ट पोजीशन makes distribution and concentration of minerals। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप पहले तो आपको ये पता हो मोल्टन रॉक्स हम किसे कहते हैं। रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। हम तमाम मिनरल्स, तमाम केमिकल सब्सटेंसेस कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ज़मीन के अंदर बाज़ औक़ात मैग्मा, लावा, जिससे क्या होता है आतिश फ़िशां पहाड़ फट के लावा आग बाहर भी आ सकती है। बाज़ औक़ात ये मैग्मा जो है मोल्टन रॉक्स ज़मीन के अर्थ क्रस्ट के अंदर मूव कर रहा होता है। ठीक है, जब ये एक पोजीशन से दूसरी जगह मूव करेगा तो क्या होगा? इन रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे और इससे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या होगा कि एक जगह जहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है या ज़्यादा है तो वहाँ से मिनरल्स मूव करके दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये दो प्रोसेसेस का मैंने जिक्र किया है। एक जो ज़लज़ले आते हैं तो ज़मीन जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ देती है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या लार्ज प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। दूसरा जो है मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक्स। ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया? ठीक है, तो अब सारे बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। उसको पहले देखेंगे, उसको फिर इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। किसी बच्चे को न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता है? आइडिया है आपको? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस आपको पता है? एटॉमिक न्यूक्लियस थोड़ा सा सुन लें तवज्जो से। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है कि जो एटम होता है, एटम बेसिकली मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम नेकेड आई इंसानी आंख से नहीं देख सकते। यहाँ तक बात आपको पता होगी। उसके बाद जो एटम है वो बेसिकली दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक पार्ट जो होता है उसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस बेसिकली एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट क्या होगा? एटॉमिक न्यूक्लियस। और जो उस एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। और जो इसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल मीन कि उसके जो बाहर वाला हिस्सा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये ऐसे आप इमेजिन करेंगे जैसे सोलर सिस्टम है, सेंटर में सन होगा और जो आपकी अर्थ है वो उसके राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रही है। इसकी अगर हम डायग्राम देखते हैं एटम की, तो एटम की डायग्राम आप सब बच्चों ने साइंस के अंदर पढ़ी होगी। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस। ये क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में मैंने क्या कहा है कि दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। और उसके साथ जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? ज़ीरो। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, और उसके आउट यहाँ पे एक और पार्टिकल रिवॉल्व करता है, उसका रास्ता होता है, जिस रास्ते के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। यहाँ पे कौन सी चीज़ रिवॉल्व करती है? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव।
इसको हम क्या कहेंगे, इस ऑर्बिट को क्या नाम दिया जाएगा, इसको हम सिंपली ऑर्बिट भी कहते हैं, केमिस्ट्री में आप शेल भी इसको कहेंगे, और तीसरा नाम इसको आपने क्या लिखना है, एनर्जी लेवल। ठीक है, अब आपको एक एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। इससे आपने एक मज़ीद एक बात सीखनी है कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल जो बुनियादी ज़रात होते हैं जिससे एटम मिलके बना होता है, 3 पार्टिकल्स हैं। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा नंबर 1 पे, सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें पहला जो होगा आपको याद भी होना चाहिए, प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन जिसको हम P से लिखते हैं और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, ज़ीरो। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, और इसको हम स्मॉल e के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। अब ज़रा जो आपने डेफिनेशन याद की हुई है उसको ज़रा रिकॉल करें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई। क्या आप बच्चों को पता था कि एटॉमिक न्यूक्लाई हम किसे कहते हैं? यस, ठीक है। अब ये जो आपने न्यूक्लियस सीखा है इसको हम क्या कह रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लाई। जब आप एटॉमिक ऐसी केमिस्ट्री जो एटम के न्यूक्लियस के साथ डील करती है उसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी स्टडी करेंगे, न्यूट्रॉन को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ डू न्यूक्लियर रिएक्शंस डिफर फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से कैसे मुख्तलिफ होता है? कोई बच्चा इसका आंसर जानता है एक लाइन के अंदर? नहीं, ठीक है, अभी मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, साथ साथ नोट डाउन भी आप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है आप ऊपर हेडिंग देंगे, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। अब सबसे पहले जो हम लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शंस। और दूसरा जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। दोनों के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अभी आपने किया था कि जो केमिकल रिएक्शन है, आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अगर सबसे लास्ट जो शेल होता है एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस शेल। ठीक है, ये आपने ये बात लिख लेनी है। सबसे जो लास्ट शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर शेल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल या वैलेंस शेल में होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं वही वर्ड यूज़ करने लगा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Valence electrons are involved in chemical reactions. ठीक है, ये बात समझ आ गई है कि जो सबसे बैरूनी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उससे क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन अकर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा कि एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आप देख लें कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, neutrons are involved in nuclear reactions. ठीक है,
उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, इसमें एटॉमिक न्यूक्लियस यूज़ होगा, और एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन हैं। अब किसी बच्चे को कोई केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल, ये 2 पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं? ठीक है, हाथ खड़ा करें जल्दी से, थकना नहीं है, हरी आप सही एनर्जी के साथ बैठना है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन आपको अगर मैं कहूँ कि H2O, सिंपल सा रिएक्शन है। H2O किस चीज़ का फार्मूला है? वाटर का। इसके साथ हम क्या कर देते हैं, लिक्विड लगा देते हैं स्मॉल l, तो इसका क्या मतलब होगा, लिक्विड वाटर। इसको हम हीट देना चाहते हैं, हीट देंगे। इसके ऊपर हमने जो डेल्टा का निशान, ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है कि वाटर को हम हीट देना चाह रहे हैं। ठीक है, हीट से क्या होगा, ये जो वाटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। ये रिएक्शन आपने डेली लाइफ में देखा है, ऑब्जर्व किया है, जिसमें हम लिक्विड को हीट दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट? नहीं, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन की ये सबसे सिंपलेस्ट आपको मैंने एग्जांपल दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे एक और अगर हम लिखना चाहें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारा डेली लाइफ में होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। मींस के जो आयरन है, लोहा है, उसको जंग पकड़ लेता है, रस्ट हो जाता है जब वो आउटर एनवायरनमेंट में पड़ा रहे, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ जो होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, और दूसरा जो होता है दिस इज फिशन रिएक्शन। इन दोनों के अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ये सन सरफेस के ऊपर हो रहा होता है, जिसमें 2 स्मॉलर न्यूक्लाई मिल के एक लार्जर न्यूक्लियस डेवलप करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूजन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 स्मॉलर न्यूक्लाई मिल के एक लार्जर न्यूक्लाई डेवलप करते हैं और लॉट ऑफ हीट, मेगाजोल के अंदर हीट रिलीज होती है, उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन। याद रहेगा आपको, ये कहाँ पे होता है, सन सरफेस। ठीक है, जिससे हमें इतनी ज़्यादा हीट्स, जो सूरज और ज़मीन है, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हीट है, अभी देखें गर्मी कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो वो किस वजह से है कि एक तो मूवमेंट ऑफ सन भी है, दूसरा जो हीट का सोर्स है वो कौन सी चीज़ है, फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें स्मॉलर न्यूक्लाई मिलके लार्जर न्यूक्लाई बनाते हैं और लॉट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज होती है। ये समझ आ गया आपको, फ्यूजन रिएक्शन? ठीक है, उसके बाद जो फिशन रिएक्शन है, किसी बच्चे ने कभी एटॉमिक ब्लास्ट के बारे में स्टडी किया है कि एटॉमिक ब्लास्ट में रिएक्शन कैसे होता है? अभी तो जो अमेरिका और ईरान की आपस में जंग हो रही है, आपको बार बार छुट्टियां हो जाती हैं। क्या होता है कि कभी एक कहता है कि मैं एटॉमिक ब्लास्ट कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं एटॉमिक ब्लास्ट कर दूंगा। कभी किसी बच्चे को इंटरेस्ट हुआ है कि हम इसके बारे में स्टडी करें? नहीं। अभी मैं आपको एक फिशन रिएक्शन का बताऊंगा, फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल एक, ये तो पता होगा कि हम जो यूरेनियम है उसको यूज़ करते हैं एटॉमिक ब्लास्ट के अंदर। इसमें क्या होगा कि हाई एनर्जी जो न्यूट्रॉन्स हैं वो बम्बार्ड, अब न्यूट्रॉन कहाँ से आया, फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होगा, जब बम्बार्ड होगा इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद ये जो लार्जर न्यूक्लियस है ये स्मॉलर न्यूक्लाई के अंदर टूट जाता है। ये रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं इसको, जब ये किसी जगह पे ब्लास्ट होता है तो उस वक्त उस यूरेनियम को एनर्जी दी जाती है और यूरेनियम ब्लास्ट करेगा, 2 स्मॉलर न्यूक्लाई के अंदर टूटेगा और इससे मज़ीद एनर्जी रिलीज होगी, ये न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। न्यूट्रॉन्स क्या है, बेसिकली एनर्जी है।
इससे भी 3 निकलेंगे और इससे भी 3 निकलेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स जो एनर्जी सोर्सेज हैं मज़ीद न्यूक्लाई के साथ अपने अगले यूरेनियम टारगेट के साथ अटैक करते जाएंगे और इससे क्या होगा, मज़ीद यहाँ से 2-2 करके एटॉमिक न्यूक्लाई निकलते जाएंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा रिएक्शन हो जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, चेन रिएक्शन। और ये इतनी तबाही फैलाता है कि बहुत सारी एनर्जी इससे रिलीज़ होती है और इतनी ज़्यादा हीट होती है कि मकानात क्या, बिल्डिंग्स क्या, इंसान क्या, सब चीज़ जल के राख हो जाती है, बिल्कुल हवा की तरह उड़ जाती है, वेव बन जाती है उस हीट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक केमिकल है यूरेनियम जिसके ऊपर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं और वो टूटता है, ये रिएक्शन इंक्रीज़ करता जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, चैन रिएक्शन। और ये देखो अगर 2 न्यूक्लाई टूट रहे हैं तो 3 और 3 6 न्यूट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं और आगे जाके इतने ज़्यादा न्यूक्लियस बनते हैं और इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स निकलेंगे कि लॉट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज़ होगी जो कि चीज़ों को इस तरह हवा के साथ उड़ा देगी, इस तरह फील होगा कि यहाँ पे चीज़ें थी नहीं। ये पॉइज़न होता है जो अगर किसी जगह जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे ब्लास्ट हुआ था तो कई सालों तक वहाँ सॉइल के अंदर पॉइज़न मौजूद रहा, जो लोग वहाँ पे नए बच्चे पैदा होते थे तो उनके अंदर भी वो पॉइज़न मौजूद होता था, ठीक है। तो ये एक तरह का एटॉमिक ब्लास्ट करना इंसानों के ख़िलाफ़ या इस तरह से मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का केमिकल है जो कि बिल्कुल इंसान को ख़त्म करके रख देता है। आजकल यही चीज़ें चल रही हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होता है, सन सरफेस पे, और जो फिशन रिएक्शन है वो हम कहाँ पे देखते हैं, एटॉमिक ब्लास्ट के अंदर। ठीक हो गया यहाँ तक? आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ये 2 क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं? हैंड रेज करें, शाबाश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं या आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये आप कॉपी पे नोट कर लें, एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैसेस आर नोन एज आइसोटोप्स। मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा आप नोट करेंगे, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same atomic number but different masses are known as isotopes, ठीक है। नोट कर लिया है? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं और कुछ नहीं, सारे बच्चे नोट करें। नोट कर लिया है? अच्छा, उसके बाद जो रेडियो आइसोटोप्स हैं इनकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा और उसके बाद जो रोल ऑफ आइसोटोप्स है इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री वो हम देखेंगे। सबसे पहले रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ठीक है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन आपने लिख ली है, रेडियो आइसोटोप्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, isotopes that are unstable and emits radiations naturally are known as radioisotopes, ठीक है। कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पे रेडिएशंस को इमिट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स। दीज आर अनस्टेबल। और वो रेडिएशंस कौन सी हो सकती हैं?
इसको हम क्या कह सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है, अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस। ठीक है, ये रेडिएशंस के हम नाम देते हैं, इसकी ये सारी चीज़ें, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन फ़िलहाल आप इसके नाम याद रखेंगे और रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इसके यूजेस इन मेडिसिन। ठीक है, सबसे पहले ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डायग्नोज अ डिज़ीज़। ठीक है, ये नोट कर लें, सबसे पहले डिज़ीज़ को डायग्नोज पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनको। उसके बाद जो दूसरा है, ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, पहले सबसे पहले डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद टू ट्रीट अ डिज़ीज़, उस बीमारी का इलाज करने के लिए भी हम कोई स्पेसिफिक क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिज़ीज़ की होगी, उसके बाद ट्रीटमेंट होगी, और तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, वो और बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन यहाँ पे आपको स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन भी हम रेडियो आइसोटोप से कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, ठीक हो गया। अब तीनों पॉइंट आपको, पहला जो है डायग्नोज, किसी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि डिज़ीज़ है क्या। पॉइंट नंबर 2 जो है टू ट्रीट अ डिज़ीज़, डिज़ीज़ बीमारी का इलाज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडिएशंस को बम्बार्ड करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। स्टेरिलाइजेशन मीन के जैसे एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उसको स्टेरलाइज, जर्म से पाक करने के लिए भी हम रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गए। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो इसका, ये जो मेडिसिन में हो गया, अब इसके यूजेस इन इंडस्ट्री, दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इतना ज़्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा ताकि आपको पता हो कि हम जो रेडियो आइसोटोप्स हैं इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, पहला जो है, हम क्वालिटी कंट्रोल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, किसी चीज़ की कंपोजिशन, उसकी क्वालिटी, उसके ऊपर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी मटेरियल के ऊपर हम रेडिएशंस को बम्बार्ड करके थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इससे चेक कर सकते हैं। इसके साथ आप एक वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लिख सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विथ मैटर, ये लिख लें वर्ड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, जैसे हमने किसी जगह लीकेज चेक करनी है, लीकेज ऑफ पाइपलाइन, ये भी अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन है उसकी लीकेज को चेक करने के लिए भी हम रेडिएशंस को बम्बार्ड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपने इसमें याद करने हैं। रेडियो आइसोटोप्स की डेफिनेशन, मेडिसिन में यूजेस, इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ है इसमें डिफरेंट आइसोटोप्स डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम इस लेवल के ऊपर सारे आइसोटोप्स को नहीं पढ़ेंगे। जब आप इस यूनिट के अंदर जाएंगे तो हर आइसोटोप्स को आपने पढ़ना है, जैसे कोबाल्ट है, आयोडीन है, सोडियम है, तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। इस स्टेज के ऊपर जो अर्ली स्टेज है, कम से कम आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नो हाउ होना चाहिए। रेडियो आइसोटोप्स क्या है, इनको कहाँ का यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं, तो कैसे। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन हम और लिखेंगे, अच्छा उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉमी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिसको एस्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है। हरी आप, कितने बच्चे हैं, 1 2
2 बच्चों को सिर्फ आती है। अच्छा, मैं रिवाइज़ भी करता हूँ और आपने जो यूट्यूब पे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं वो भी साथ साथ देखने हैं, ठीक है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट, एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोनॉमी मीन के अजराम फल्की जो सन, अर्थ या ये प्लैनेट्स जो हैं, इन पे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम जो केमिस्ट्री डील करती है उसको एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स। एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं? क्या फ्यूजन रिएक्शन को हम एस्ट्रोनॉमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ठीक है। बस 2-3 मिनट हैं आपके, उसके बाद क्लास जो है वो क्लोज हो जाएगी। एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मैंने कहा है कि उसको हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या फ्यूजन रिएक्शन को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ले सकते हैं? हाँ, ठीक है, यस। जो बच्चे तवज्जो से सुन रहे हैं उनको आइडिया है, ठीक है, यस। उसके बाद एक आपकी बुक के अंदर ना कॉमेट्स लिखा गया है, COMETS। कॉमेट्स ये क्या होती हैं? जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ गैसेस सॉलिडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। वो सॉलिडिफाई रिवॉल्व करना शुरू कर देती हैं अंडर द ग्रेविटी, सूरज को वो रिवॉल्व करना शुरू कर देती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉमेट्स, ठीक है। और दूसरा जो है, जो रेडिएशन मुख्तलिफ गैसेस बन रही हैं, जैसे मीथेन गैस है, डिफरेंट गैसेस हैं, इनका प्रोडक्शन भी एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। इसका क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दी है। 1-2 रिएक्शंस का आपने हवाला देना है। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो रहा है सन सरफेस के ऊपर, और जो कॉमेट्स के हवाले से मैंने बताया है मीथेन गैस प्रोडक्शन है, ये सारे केमिकल रिएक्शन एस्ट्रोकेमिस्ट्री में एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें या कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो हम क्लास को क्लोज़ करते हैं। और इस पहले चैप्टर में जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है, डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेज हैं जिनकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये नोट डाउन करें कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मेटिव टॉपिक है। फॉर्मेटिव मीन कि ये आपके फाइनल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी से इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? फॉर्मेटिव। अभी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वो आपने लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या लिख देंगे? फॉर्मेटिव, FORMATIVE। फॉर्मेटिव मीन कि इस पोर्शन से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और कौन सा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप क्लास में टीचर के साथ डिस्कस करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।